नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और दोस्तों, आपने हालिया में ये देखा होगा कि इजराइल और ये फ़लस्तीन है, इसके बीच में संघर्ष चल रहा था। और जो तीसरा देश है, अब ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष आमने सामने हो गया है। तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि इजराइल और ये फ़लस्तीन के बीच विवाद आखिर हुआ कैसे चालू, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये हुआ था इजराइल के निर्माण के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष कैसे शुरू हुआ। इन दोनों के बीच के संघर्ष को समझने से पहले आपको ना जरा जो यहूदी धर्म है इसके बारे में समझना पड़ेगा, यानी इब्राहिम जो धर्म है उसको समझना पड़ेगा। तो इब्राहिम धर्म में 3 धर्म आते हैं। सबसे पहला धर्म आता है जुडाइज्म, जिसे हम यहूदी कहते हैं। उसके बाद आता है क्रिश्चियनिटी और उसके बाद आता है इस्लाम। तो ये 3 धर्म है, ये तीनों धर्म यहूदी धर्म से निकले हैं। ठीक है। तो अब जो विवाद है इनका, वो एक जो क्षेत्र है यरूशलेम उसको लेकर है। उसके बीच का ये हिस्सा, ये वाला यरूशलेम, यहाँ पर को लेकर ये विवाद है कि ये तीनों का ही एक धार्मिक स्थल है और तीनों इसे अपनी जो जन्मभूमि के तौर पर इसको मानते हैं और यहाँ ये बसना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना शुरू करेंगे यहूदियों का इतिहास की यहूदी कौन थे। 3-3.5 साल से अपने जो ये मातृभूमि जो इसे ये कहते हैं इसराइल, उससे ये लापता थी, इससे ये वंचित थी। वहां पर ये कुछ सालों के लिए आते थे, कुछ सालों के बाद इनको वहां से भगा दिया जाता था और ऐसे ही हमेशा तक चलता रहा। इसलिए आप देखते हैं कि इजराइल एक छोटा सा देश है, उसे एक तरीके से कब्जे की भूमि पे बनाया गया, मगर वो अब उस जगह को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। और उसके पीछे जितने भी अरब देश उससे लड़ने आते हैं वो हमेशा उससे हार कर जाते हैं। तो ये इसका ये है कि इनके अस्तित्व के लिए सवाल सा है। इस वजह से ये कभी उस भूमि को ना छोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से ही वो कभी जो ये दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज है उससे कभी हारते नहीं है और उससे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इनके साथ हमेशा ही भेदभावपूर्ण रवैया हुआ, मगर हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले ये मेसोपोटामिया में रहते थे, वहां पर से ये निकले, फिर ये फिलिस्तीन की तरफ आए, जो अभी का फिलिस्तीन है, आगे हम मैप पे देखेंगे। फिर यहाँ पर धीरे धीरे रोमन एम्पायर का शासन आया और ये करीब ईसा मसीह के जन्म से 300 साल के आगे तक और चला। जो रोमन एम्पायर के जितने भी वो राजा थे, वो मूर्ति पूजा पे ध्यान देते थे। और मूर्ति पूजा कैसे, वो अपनी ही मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करने के लिए कहते थे। और जो अभी मैंने सेमेटिक धर्म आपको बताए हैं, उसके अंदर कभी भी मूर्ति पूजा का कोई प्रवचन नहीं है। तीनों धर्म जो है वो मूर्ति पूजा का एक तरीके से खंडन करते हैं। अब यहाँ पर से इनको फिर निकाल देगा। उसके बाद एक बार और ये मूसा के तहत वापसी आए और फिलिस्तीन में बसे। फिर इसके बाद ये विश्व के अलग अलग कोने में ये जाकर बस गए और कितने सारे युद्ध और हुए, क्रूसेड्स हुए, 30 ईयर्स वॉर हुई। इसके अंदर ये हमेशा ही यरूशलेम को कब्जा करने की कोशिश करते रहे। इसके अंदर यूरोप से अलग अलग जगह से देश आके यहाँ पर लड़ाइयां लड़ते रहे, खूनी संघर्ष यहाँ पर होता रहा। फिर एक टाइम के लिए सारे के सारे संघर्ष खत्म हो गए। मगर आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से यहूदियों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनको इतना मारा काटा गया है, उनको उनकी भूमि से निकाल दिया गया, ये ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये जो इस पे आरोप लगता है इन पर, यहूदियों पर, वो बोलता है ईसा मसीह की हत्या का। जब ईसा मसीह यहाँ पर आए, यहाँ पर मंदिर था इनका पवित्र, तो वहां पर उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसका उन्होंने विरोध किया। उस विरोध के तहत यहूदियों ने उसके शासक को भड़का दिया और शासक को भड़काने के बाद वहां पर उनको सूली पर चढ़ा दिया। वहां पर से जब इनकी मृत्यु हुई ईसा मसीह की, उसके बाद से एक तो क्रिश्चियनिटी है वो निकल के सामने आई और इसके साथ ही उनको यहां से भगा दिया गया कि आपने हमारे जो भगवान ने उनको मार दिया, इस तरीके से। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इसके बाद का, वो है ये एक कुशल व्यापारी है। आप जितने भी यहूदी देखेंगे ये काफी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, कुछ ही संख्या में हैं, मगर ये पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उसको डोमिनेंस करते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि ये आधिपत्य इनका चल रहा है, मगर ये पीछे से इसको रूल करते हैं। आज भी अमेरिका की आधे से ज्यादा पॉलिसीज ये खुद बनाते हैं, उसके पीछे रोल इन्हीं का ही है। अगर अमेरिका की सरकार हाल ही में भी अगर यहूदियों के विरोध में कोई सा कानून पास करती है, इसराइल के विरोध में करती है, तो वो समझ लो पार्लियामेंट से उसकी सरकार चेंज हो जाती है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की गई है। तो इनका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि संख्या में कम है, मगर ये क्या है, बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, एक तरीके से प्रगति वाले हैं। बुद्धि के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। आइंस्टाइन ले लो, कार्ल मार्क्स ले लो, जो फेसबुक के मालिक हैं, वो ये सारे के सारे यहूदी परंपरा से आए हैं। अब ये जो यहूदी थे ये यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जाकर फैल गए। अब यहां से इसके बाद शुरू होता है वो जब ओटोमन एम्पायर के अधीन ये सारे के सारे क्षेत्र आते थे और यरूशलेम चला गया ओटोमन एम्पायर के क्षेत्र में। जब यहां से रोमन एम्पायर टूटा तो उसके बाद ओटोमन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर दिया। मगर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था, ये जो यरूशलेम है इस क्षेत्र पे जो नियंत्रण था वो ओटोमन एम्पायर का था। मगर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यहाँ पर यहूदियों ने ब्रिटेन वालों की मदद की थी और इनके पास क्या था, पैसा बहुत था, क्योंकि बिजनेस क्लास के अंदर सबसे ऊपर टॉप वर्ग में आते थे, तो इनके पास पैसा बहुत था।
इन्होंने सेना में भी अपनी ज्वाइनिंग करवाई। यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते, मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने पे इन्होंने ये कहा ब्रिटेन से कि हमें हमारी जो नेशनल होम है, जो राष्ट्रीय घर है, वो हमें देना चाहिए, यानी नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल्स। तो ज्यूस ने इसकी डिमांड रख दी कि हमें हमारा एक राष्ट्रीय घर है वो चाहिए और वो मिलेगा यरूशलेम में। तो इस बिहाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था और पैसा दिया था ताकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन जीत जाए। और ब्रिटेन ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या था, वो जो एम्पायर था वो पूरा का पूरा ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। अब ब्रिटेन ने कब्जे में लिया तो उसके बाद जो यहूदियों ने बोला था, तो इसके तहत इन्होंने एक बेल्फोर घोषणा लेके आए, बाल्फोर घोषणा 1917 में। 2 नवंबर 1917 में ब्रिटिश विदेश सचिव जो आर्थर जेम्स बाल्फोर थे, उन्होंने ये घोषणा की थी और इस पे ये कहा गया था कि ये जो फलस्तीन है उसके अंदर हम यहूदी को एक राष्ट्र के तौर पर राष्ट्र देंगे। अरब जो पूरा का पूरा एरिया है फलस्तीन का, वो सारे के सारे सचेत हो गए कि यार हमारे यहाँ पर कोई ऐसा आने वाला है जो हमारे साथ का परंपरा का तो नहीं है, वो अलग धर्म का है, तो उसे हम यहाँ पर बसने नहीं देंगे। तो यहाँ ब्रिटेन ने एक चाल और खेली, उसने कहा अरब वालों को कि अथॉरिटी दी कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम गारंटी देते हैं आपकी। जो ब्रिटेन है उसने धीरे 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 यहाँ पर यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। ये जो यहूदीवाद आंदोलन चला वो 1922 से 35 तक चला। इसके अंदर करीब 1,35,000 के करीब जो यहूदी थे वो वहां पर बसाए गए थे। और वैसे ही यहाँ पर यहूदी जब इतने पैसे वाले थे तो यूरोप के अंदर से ये निकल निकल के वहां पर भाग के आए जा रहे थे और इन्होंने बड़े ऊंची ऊंची कीमतों पर वहां पर जो यरूशलेम है, जो फलस्तीन है, वहां पर की जमीन इन्होंने खरीदनी शुरू कर दी। मगर वहां की लोकल पॉपुलेशन अभी जानती नहीं थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मगर इनका प्लान जो था वो लंबे अरसे के लिए था, तो ये पूरे एकदम प्लान के तहत चल रहा था और काम करवा रहा था इनके साथ ब्रिटिश मिलकर। तो ये जो हिस्सा था वो यही था। अभी आप मान के चलो कि ये पूरा का पूरा इजराइल है और इसके अंदर आके ये बसने लग गए हैं। अब इजराइल जो है वो अरब एरिया से घिरा हुआ है। ये इजिप्ट अरब है, जॉर्डन अरब है, यहाँ से सऊदी अरेबिया, ये सीरिया, ये सारा जब अरब जो कंट्रीज है उससे घिरा पड़ा। और इस साइड का जो हिस्सा है ये है पूरा का पूरा सागर, यानी ये पूरा का पूरा समुद्र है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए कि ब्रिटेन ने कैसे रोल अदा किया, इजराइल को बनाने के लिए ब्रिटेन ने कैसे नींव तैयार की। अमेरिका भी पीछे पीछे इसकी भूमिका पे तैयार काम कर रहा है, मगर वो अभी खुल के नहीं कर रहा, मगर ब्रिटेन ने यहाँ पर खुल के कर दिया। अब इजरायली और फिलिस्तीनी संघर्ष का हम यहाँ पर से देखते हैं कि यहाँ से कैसे संघर्ष स्टार्ट हुआ। तो सबसे मेन जानना आपको यहीं से जरूरी है और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये संघर्ष जो अभी चल रहा है वो कैसे शुरू कैसे हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बैकग्राउंड की चर्चा कर ली है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष था वो कैसे शुरू हुआ। तो 1948 में फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। जिस योजना के तहत इसको लाया गया था ब्रिटेन द्वारा वो यहाँ पर पूरा कर लिया गया और यहाँ पर इन्होंने काफी यहूदियों को बसा दिया है और फिलिस्तीनी यहाँ पर कम हो गए हैं। अब ब्रिटेन ने जो अरब देश से वादा किया था कि हम यहाँ पर किसी को बसाएंगे नहीं, मगर यहाँ पर अब देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर इतने ज्यादा बच गए हैं। इसके बाद ब्रिटेन जो था ये इसने चुपके से निकलने की सोची और यूएन के अंदर इन्होंने क्या किया, ये जो फिलिस्तीन का विवाद था ये यूएन को सौंप दिया। फिर यूएन ने इस पे क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, 181 करके था वो। यूएन ने बंटवारा जो पेश किया उसके अंदर 65% हिस्सा था वो फिलिस्तीनियों को दिया गया और 35% का जो हिस्सा था वो यहूदियों को दिया गया। तो इस तरीके से एक योजना बनाई गई और ये हिस्सा दिया गया। तो ये जो शुरू में आप देख रहे हैं मैप 1946 तक में, ये जो व्हाइट डॉट है ये दिखाता है कि यहाँ पर जो यहूदी हैं वो कितने रहते हैं। मगर 1947 के मैप पे आप जो देखेंगे ये वो मैप है जो यूएन ने लॉन्च किया था, यूएन ने बनाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है कुछ ही टाइम पे। इतना कहा गया था मगर ये 1947 तक में इस तरीके से ये हालात बन गए थे इसके यहाँ पर, इतने ज्यादा इन्होंने कब्जा कर लिया था, जगह पर घेराबंदी हो गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर यूएन ने पेशकश तो कर दी। तो दोस्तों जो ब्रिटेन था वो चुपके से इस जगह से निकल गया। जैसे वो भारत के अंदर करके गया वैसे ही कुछ समझ लो खेल यहाँ पर भी ये करके गए। जैसे भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट के निकल गए ना, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर भी खेल कर दिया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान जो था, जब भारत का हिस्सा ये बीच का मान लो और पाकिस्तान 2 हिस्से में बांटा गया था, वैसे ही इन्होंने जो फलस्तीन था इसको 2 हिस्से में बांट दिया। तो फलस्तीनी एक यहाँ पर बना, एक फलस्तीन ये बना और एक फलस्तीन का हिस्सा ये बना और बीच में जो हिस्सा बना वो इसराइल का बना। पूरा सेम भारत वाला खेल कर दिया इन्होंने। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। तो जैसे ही इन्होंने घोषणा की तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे ट्रूमैन, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया और जो इजराइल है उसे एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान भी कर दी। जैसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तान जो बांग्लादेश का निर्माण था उसके अंदर भारत ने किया था, सेम वैसे ही। अब यहाँ पर इससे यही पता चलता है कि जो इसका समर्थन किया गया इसका इजराइल का, तो इससे यही पता चलता है कि अमेरिका पीछे है, क्योंकि सीनेट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा जो लॉबी थी एक पावरफुल वो यहूदियों की थी
अब यहूदी जब पावरफुल है तो वो अमेरिका से काम करवाएंगे, और अमेरिका आज तक इसलिए यहूदियों के साथ रहता है क्योंकि सीनेट का दबाव, जो उनका पार्लियामेंट है उसके दबाव के वजह से ज्यादा रहता है, क्योंकि यहूदी जो है वहां पर काफी पावरफुल है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इससे पता चल गया कि सीधा सीधा अमेरिका जो है वो यहूदियों के साथ है, यानी इसराइल जो देश बना है उसके साथ साथ अमेरिका है। और जैसे जैसे फिलिस्तीन के ये नजदीक आ रही थी तारीख, यहाँ पर वो विवाद का जो था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो अरब कंट्रीज थे वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर ऐसा नहीं देंगे। इस समय जो इजिप्ट है वो पावर में था और वो चाहता था इस समय जो अरब देश है उसका नेता बनना। अब यहीं से थोड़ी सी कहानी पेचीदा शुरू होगी, यहाँ से फलस्तीन का भी बात तो अब आ गया। अब जैसे ही ये आया तो इन्होंने पहले तो यही बोल रखा था कि आप यहाँ पर राष्ट्र बनाएंगे नहीं कोई भी, मगर यहाँ राष्ट्र बना दिया। तो 1948 में सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर इसराइल पे चारों तरफ से इन्होंने हमला कर दिया। यहाँ जो 3 तरफ से हमला किया गया था वो किया गया था, यहाँ पर से जो इजिप्ट था उसने हमला किया, सीरिया ने हमला किया, और इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर ये मिस्र जो है, सॉरी इसने कोशिश की कि यहाँ पर हम इसराइल को हरा दें, मगर इसराइल हारा नहीं। क्यों नहीं हारा? हारने के इनकी जो वजह थी, इनकी जीत की जो वजह थी वो थी अमेरिका ने इनको काफी सैन्य सहायता वहां पर मौजूद करवाई थी और उसी के वजह से ये जीते थे। और कहा जाता है कि जो अरब देश के जो ये सैनिक थे ये ज्यादा प्रशिक्षित नहीं थे, मगर जिस हिसाब से यहूदी थे, क्योंकि इससे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप देखेंगे 60 लाख के करीब यहूदियों का जो हिटलर ने नरसंहार किया, तो इनके लिए तो अस्तित्व का सवाल था कि इतने थोड़े से लोग हैं, ये बच्चे या जिए, मगर इनको क्या है, जीने के लिए हर संभव जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करने की लिए ये तत्पर थे और इन्होंने वो किया और इस वजह से ये बचे। तो फिलिस्तीन का जो विवाद था अब यहाँ पर ये डायरेक्ट आ गया मुद्दे पे। अब यहाँ पर से जितनी भी पॉलिटिक्स चलेगी वो चलेगी फिलिस्तीन के मुद्दे पे, यानी कोई भी अगर इस्लामिक देश का नेता बनना चाहेगा तो वो फिलिस्तीन के मुद्दे को उठाएगा। जैसे यदि पाकिस्तान के अंदर कभी भी चुनाव आएंगे या कोई भी मुद्दा या कोई भी नई सरकार बनेगी तो वहां पर सबसे पहला इशू जो आता है वो कश्मीर का आता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर मान के चलो कि जैसे भारत के अंदर कश्मीर का इशू, मतलब पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू आए बिना काम नहीं बन सकता, दाल नहीं गलेगी, वैसे ही इनका है कि अरब देश की जब बात होगी और अरब देश में नेता बनने की जब बात होगी, मेन उस अरब जो देश है उसका प्रतिनिधित्व कौन करे, तो वहां पर ये फिलिस्तीन का मुद्दा उभर कर सामने ही आता है। और ये हमेशा यही कहते हैं कि ये जो इजराइल है ये गलत बना हुआ है और इसको हम यहाँ पर से जो इतने भी यहूदी हैं इनको मार कर भगा देंगे, यानी हम सीधा इजराइल को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। ये जो है वो अभी है। और अभी आप जो हमास का हमला देख रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार से ही था, क्योंकि ये जो समर्थित था वो तो ईरान समर्थित था, और यहाँ पर अभी जो गेम चल रही है वो ईरान की पावर पॉलिटिक्स चल रही है, ईरान और सऊदी अरेबिया की। तो यहाँ पर हाँ, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि ईरान, सऊदी अरेबिया, इन्होंने इस समय तक इस पे हमला नहीं किया, और हमला ना करने का रीजन ये था कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो थे ये किसके मित्र थे? ये थे यूएसए के। यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा था? यूएसए सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, जैसे मैंने अभी बताया ना, इजराइल को ही सपोर्ट कर रहा था। अब आया 1956 का टाइम, जहां पर स्वेज कैनाल जो है वो क्राइसिस हुई। तो इजिप्ट जो था, यानी समझ गए मिस्र वाला एरिया जहां पर से इन्होंने हमला किया था, तो ये जो कैनाल है वो स्वेज कैनाल है, ये काफी बिजी रूट होता है और यहीं से सारे के सारे जितने ट्रेड है वो यूरोप की तरफ जाते हैं या करते हैं। यहाँ पर से शिपिंग जो है वो सारी सारी बड़ी बड़ी यहीं से निकलती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो स्वेज का संकट था ये कैसे उभर कर सामने आया, यहाँ पर इसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो मिस्र के अंदर यहाँ पर जो सरकार थी नासिर की, इन्होंने कहा कि हम अपने देश का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, यानी कि हमारा रुझान जो था, इनका रुझान जो था वो समाजवादी हो गया। और ये जो टाइम था 1956 का वो कोल्ड वॉर का टाइम था। तो कोल्ड वॉर में देश जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर की तरफ। तो जितना समाजवादी टाइप के जितने बाइंड साइंड के बंदे होंगे, यानी समाजवादी वो जो गरीबों के लिए कुछ काम करने की सोचेंगे, जो देश हित में काम करने की सोचेंगे, गरीबों के हित में काम करने की सोचेंगे, वो समाजवादी माइंडसेट के बंदे। तो समाजवादियों के जो नेशनलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है कि आप किसी से चीज लोगे और उससे सरकार को देकर आप आम जनता में बांट दोगे, इसलिए। तो यहाँ पर टैक्सेशन के पैसे के लिए इन्होंने ये किया और यहाँ पर स्वेज नहर पर इन्होंने लॉक लगा दिया। अब स्वेज नहर को जैसे ही इन्होंने बंद किया तो इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन यहाँ पर मेन कमाल करते थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने ये कहा चुपके से इजराइल को कि आप यहाँ पर जाकर हमला कर दो और हम आपके पीछे आ जाएंगे। तो इजराइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया, और इजराइल का अटैक करने से क्या हुआ, क्योंकि पहले तो 1948 में लड़ चुके थे, तो इजराइल ने अपनी पावर दिखाई। यहाँ पर इन्होंने जो ये इजिप्ट था इसके काफी एरिया में कब्जा कर लिया। फिर अमेरिका यहाँ पर बीच में आया, अमेरिका ने अपना परमाणु जो हमला करने की उसकी धमकी देकर यहाँ पर से ये जो युद्ध विराम था, ये जो कब्जाई हुई जमीन थी, इसे वापसी दिलवा दी। और यहाँ पर से फिर जो दूसरी बार का ये जो एक तरीके से युद्ध है वो इजराइल जीत गया था। तो इजराइल का दबदबा यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मगर इस वाले जो केस है स्वेज क्राइसिस से यहाँ पर से जो ब्रिटेन और फ्रांस है उसकी साख पूरी की पूरी नीचे गिर गई,
उसको पता चल गया कि अब हम वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स में पावरफुल हैं वो नहीं रह गए। अब जो पावरफुल जो धड़ा है वो या फिर यूएसए है या फिर यूएसएसआर है। बाकी ये जो है इनके पास कोई पावर नहीं है। तो इससे पहले आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस ही पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करते थे ज्यादातर हिस्सों में। अब वो चीज यहाँ पर से खत्म हो गई और इनकी जो वहम था कि हम ही हर जगह पर जो राज करते हैं वो वाला हिस्सा इनका खत्म हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फलस्तीन का विवाद कैसे कैसे करके आगे चल रहा है। अब यहाँ पर से हुई 6 डे वॉर, इसमें फिर से इन्होंने ऐसे ही किया। यहाँ 6 दिन के अंदर ही जो इसराइल था उसने जो ये अरब देश थे उसके ऊपर धूल चटाती। अब यहाँ पर जो 3 देश थे उन्होंने मिलकर हमला किया, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने। अब यहाँ पर से इसको हमला तो किया मगर ये युद्ध फिर से 6 दिन के अंदर ये इजरायली जीत गए। मगर यहाँ पर अब इसराइलियों ने क्या किया, सबसे पहले तो ये आप देख रहे होंगे सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट से इन्होंने जीत लिया। यहाँ से ये जो गोलन हाइट्स था ये भी जो इसराइल है उन्होंने जीत लिया। वेस्ट बैंक का हिस्सा भी इसने काफी हिस्सा जो था वो भी जीत लिया। 1967 में इन्होंने क्या किया, फिलिस्तीन के काफी हिस्से पे कब्जा कर लिया। 1964 में सबसे पहले पीएलओ का गठन हुआ और 1967 के आसपास में यासीर अराफात इसके मुख्य नेता बने जो काफी समय तक रहे हैं। और इन्होंने इनकी जो पीएलओ की छवि उसको काफी ऊपर तक बढ़ाई और एंड में इन्होंने ही वार्तालाप की यूएसए और इसराइल के मंच पर आके कि हम दो नेशन जो थ्योरी है यानी कि फलस्तीन जो है वो 2 अलग अलग हिस्सों में ये हम स्वीकार करते हैं। अब तक ये क्या करते हैं कि हम एक पूरा का पूरा राष्ट्र है और जो इसराइल है इसने यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया तो हम इसराइल को नामो निशान मिटा देंगे, मार के भगा देंगे यहाँ पर से, ये मुद्दा था। तो ये मुद्दा थोड़े टाइम जैसे 90s के टाइम की बात है जब यूएसएसआर गिरने वाला है, कोलैप्स होने वाला, तो उससे पहले ये घोषणा करती है आपस सब एक मंच पे आ गए। क्योंकि जब एक मेजर पावर बची नहीं तो दुनिया एक पोल की तरफ चली गई, एक ध्रुव की तरफ चली गई जो अमेरिका प्रभुत्व की थी। तो सारा जो अमेरिका करना चाहता वो वहां पर वो कर सकता था। उसके बाद से आप देखेंगे कि इसराइल का जो मैप है 1967 पे वो देखेंगे कितना बढ़ गया। यहाँ पर वाइडनेस आप चेक कर सकते हैं। ये यहूदियों की पहचान बताता है कि यहूदी इतने ज्यादा एरिया में फैल चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कैसे हो गया। अब अभी हाल फिलहाल में आप ये मान के चल सकते हो कि ये हिस्सा इतना जो है वो फैल गया और जो ग्रीन वाला पार्ट है वही अब फिलिस्तीन रह गया। तो फिलिस्तीन का एरिया कुछ है ये वेस्ट बैंक में रह गया और थोड़ा सा जो बचा कुछ है वो ये गाजा पट्टी में रह गया। और यहीं से हमास जो है वो ड्रोन अटैक करता है इनके ऊपर, मिसाइल अटैक करता है इसराइल के ऊपर। तो अभी जितनी भी हमास की लड़ाई हो रही है ये इसकी हो रही है। तो युद्ध देख रहे हो अभी ये जो इन दोनों की थी आपस की, अब ये युद्ध किसकी हो गई है, ये युद्ध हो गई है ईरान की और इजराइल की। इतनी दूर की युद्ध हो गई। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो ईरान है वो कैसे अमेरिका का साथ छोड़ के इजराइल के विरुद्ध हो गया। तो यहां पर जो ईरान था उसके अंदर 1979 के अंदर जो इस्लामिक क्रांति थी वो हो गई और ये जो ईरान है इसमें पहलवी वंश जो था उसका अंत कर दिया गया और आयतुल्ला खोमेनी जो थे वो यहाँ पर के प्रमुख बन गए। अब इनका जो रुझान था वो अब यूएसए की तरफ से अब ये कहाँ चला गया, ये चला गया यूएसएसआर की तरफ। और इसका मतलब ये है कि आपका जो ध्यान है वो अब इजराइल की तरफ आ जाएगा और इजराइल आपका अब दुश्मन के तौर पर होगा। अब जैसे ये इधर की तरफ चला तो अब यहाँ पर से समस्या चालू हो गई कि अब यहाँ पर का जो नेता होगा वो कौन होगा। और नेता के लिए मेन मुद्दा मैंने जैसे आपको बताया वो इजराइल को लेके आएगा और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या था, अब ये जो कंट्री थी ईरान वो थी सिया, यमन में सिया, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए। यहाँ थी सुन्नी जो कंट्री थी, ये सुन्नी है सऊदी अरेबिया। तो अब जो ये है ये चाहता है, ये किसका दोस्त है, ये यूएसए का दोस्त है सऊदी अरेबिया। इसराइल किसका दोस्त है, यूएसए का दोस्त है। तो ये यहाँ पर इसने हूती विद्रोहियों को खड़ा कर रखा है। वो सऊदी अरेबिया पे भी बम्बार्डमेंट करते हैं और वो करते हैं इसराइल पे भी। यहाँ से इसने एक खड़ा किया है हमास को फंडिंग वगैरह सब कुछ ये देता है। और लिबनान जो है इसके अंदर इसने हिजबुल्लाह को खड़ा कर रखा है, वो भी यहाँ पर बम्बार्डमेंट करते हैं। तो इसने 3 जगह से इसको एक तरीके से जो इजराइल है उसे अटैक करने की कोशिश की है। और इसी को ही ढूंढते ढूंढते इन्हीं के अड्डे को मारते मारते जो 1 अप्रैल है उसमें जो ये सीरिया है इनकी राजधानी जो थी वहां पर एक मिसाइल से अटैक किया इनके एम्बेसी में। और इनके जो मेन थे करीब कहते 7 सीनियर ऑफिसर मारे गए। टोटल 11 या 10 के आसपास के आंकड़े हैं जिनके अंदर टोटल ऑफिसर मारे गए थे और जिसमें 7 तो इनके काफी सीनियर थे। तो उसी का बदला लेने के तौर पर इन्होंने कहा था कि हम जो है वो इजराइल से बदला लेंगे और इजराइल को मारेंगे। और आप जो देखेंगे इजराइल के ऊपर जो अटैक किए गए हैं ईरान द्वारा वो डायरेक्ट कर दिया गया 14 तारीख को। मगर इससे पहले कभी ईरान ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। उसने अटैक किससे करवाया, या फिर उसने करवाया यमन से हूती विद्रोहियों से, इनका आतंकी संगठन था हमास, उसके थ्रू ये हमला करवाता था। और जो हमास जो था वो कैसे उभर के आया उसकी भी एक कहानी है।
हमास जो था वो एक आतंकी ग्रुप है, मगर यहाँ क्या है, दो हिस्सों में बटा हुआ एरिया है ये। तो यहाँ समझो, ये वेस्ट बैंक और ये हमास। यहाँ पर अब सरकारें भी दो अलग अलग है। यहाँ जो मेन सरकार जीती वो थी हमास, जीत गई। और हमास आतंकवादी संगठन था जिसको बैन कर रखा था अमेरिका वगैरह ने, तो वो ये जीत गई। तो अब ये सारे के सारे हैरान हो गए, ये कैसे सरकार जीत सकती है। और यहाँ पर जो थी वो सरकार दूसरे ने जीती। तो जो मेन है अब्बास, हाँ यही नाम है उनका, तो वो इस जो वेस्ट बैंक है वहां पर राज करते हैं। और जो तो इंडिया वगैरह जितने भी मानते हैं कि फिलिस्तीन किसका मेन है, तो वो इस वाले एरिया के हिसाब से मानते हैं। जो ये गाजा स्ट्रिप है, इसको तो ये समझ लो एक तरीके से आतंकी संगठन के जो ठिकाना है उसके तौर पे देखते हैं। और यहाँ पर की जो सरकार है उसको भी ये मानते नहीं है। तो हालिया घटना के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि ये युद्ध कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। और हमारा जो मेन पर्पस था ये समझने का कि फिलिस्तीन ही क्यों आया इस मुद्दे के अंदर। क्योंकि जब फिलिस्तीन बनाया गया, फिलिस्तीन के अंदर जब इसराइल को काटा गया, बनाया गया, इसराइल में यहूदियों को बसाया गया, फिलिस्तीन के अंदर से ही हिस्सा देके, तो ये समस्या उभर कर सामने आई। और ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स वर्ल्ड व्यू के अंदर जाते साथ ही ये पॉलिटिक्स या सुन्नी का होते हुए भी एक तरीके से ये क्या हो जाता है, ये पैन इस्लाम का मूवमेंट बन जाता है, ये दबदबे का मूवमेंट बन जाता है, ये पावर पॉलिटिक्स का मूवमेंट बन जाता है कि यहाँ पर हम सुपर पावर हम बनना चाहते हैं। तो सुपर पावर कई बार कहता है पाकिस्तान मैं बनूंगा, क्योंकि पाकिस्तान कहता है न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास, तो मैं सुपर पावर बनूंगा। तो ये तीन कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक तो पाकिस्तान के, अभी इसको हटा दो, ये यहाँ पर नहीं आता, तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कि ईरान जो ये अरब कंट्रीज है इनका जो मुखिया है वो कौन बनेगा। तो ये अभी की हालिया घटना थी। और अभी हमने जो चर्चा की वो ये चर्चा कर ली कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद था वो कहाँ से शुरू हुआ, तो इसके जड़ को भी हमने समझने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।